कहानी की स्टार्टिंग में ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड सुनियान को दिखाया जाता है, जिसके के पापा एक कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। आज उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। अब असिस्टेंट इसे ब्रीफ कर रहा होता है कि कोमा में जाने से पहले आपके डैड ने आपके लिए भी एक शर्त रखी थी। अगर आपको अपनी ही कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने हैं तो उसके लिए उनके एक फ्रेंड मिस्टर सिंह के बेटे सिंह जी से आपको हर हाल में शादी करनी है। ये सुन के इसे थोड़ा बहुत अपने डैड पर गुस्सा तो आ ही रहा होता है कि ये क्या बात हुई, उन्हें ऐसी हरकत क्यों की है। अगर पता भी है कि हमारी कंपनी के काफ़ी सारे दुश्मन हैं। एक तो मिस्टर खाओ, जो कि यही चाहते हैं कि इसके डैड के बाद ही कंपनी में चेयरमैन की सीट वही संभालें। अभी भी सुनियान को देख के इसे अपने डैड का ख्याल रखने को ही बोल रहे थे कि कंपनी की टेंशन मत लो, वो तो मैं आराम से संभाल सकता हूँ। ये तो उनकी बातों का आगे से यही जवाब देती है कि आपको हमारी कंपनी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। अब असिस्टेंट से कह देती है कि सिंह जी की जो भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी मुझे ला के दो। अब उसे तो 3 बातों का ही पता चला था। एक ये होती है कि वो अब्रॉड स्टडी करने के बाद ही रिसेंटली चाइना वापस आया और एक बार को ऑन करते हैं। उसे जितनी ही बातें पता चली थी इसके बता देता है। अब ये भी सोच लेती है कि ठीक है, अगर उसे पता नहीं शादी का पता है कि नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने अरेंज किया है, मैं खुद ही जाके उसे प्रपोज कर दूंगी। जितना जल्दी हो सकता है मेरी उससे शादी हो जाए। कंपनी संभालने के लिए इसे तो शेयर्स चाहिए ही होते हैं। नेक्स्ट सीन में इसे शिंगी के ही क्लब में दिखाया जाता है। अब इसे फिलहाल इतना नहीं पता होता है कि मिस्टर सिंह के 2 बेटे हैं, एक का नाम है सिंह जी और दूसरे का नाम है शिंगी। इसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि डैड इसकी शादी शिंगी से करवाना चाहते हैं। सो उसी की ही बार आई गई थी। अब एक एम्प्लॉय से पूछ रही होती है कि ये जो शिंगी है वो कहाँ पे होते हैं। वो उसे बता देता है कि यहीं पे ही होते हैं, अभी जब मेरी नज़र पड़ेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। सिंह जी तो अब्रॉड से आने के बाद ही सीधा अपने भाई से मिलने के लिए ही पहुंच आया था कि देखो, मैं अपनी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वैसे भी तुम्हें घर से भागे हुए इतने साल हो गया, क्या वापस नहीं आ सकते हो? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो ना, मैं नहीं संभालना चाहता हूँ। लेकिन इसने तो साफ मना कर दिया था। ये वापस तो बिल्कुल नहीं आना चाहता था। डैड और इसके बीच पहले ही लड़ाई झगड़ा जो हो गया था। अब ये बेचारा लटका हुआ फेस लेके वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही शिंगी पे नज़र पड़ी थी तो उसका एम्प्लॉय से बता देता है कि वो रहे हमारे बॉस। ये तो उससे फ्लर्ट करने के लिए ही जाना चाहती थी। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है तो खुद के साथ ड्रिंक करने को ही बोलने लगी थी। इसकी तो यही कोशिश होती है कि मेरा मिशन है कि हर हाल में इसे जल्द अज जल्द खुद से शादी करवाने के लिए ही मनाना है। यहाँ पे हमारे हीरो शिंगी ने भी कच्चियाँ गोलियाँ नहीं खेली थी। वो इतनी आसानी से तो इसके चाल में नहीं फंसने वाला था। यही कह देता है कि ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। ये कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं मिलाया और उसके सामने ही वाइन पीने लगती है। सुनियान को तो उसका असिस्टेंट ये सब कुछ बता रहा होता है। अब हमारे हीरो को तो मालूम हो क्या था। वो इसके कान में आके यही बोलता है कि ये सारी बातें मुझ पे कोई भी असर नहीं करने वाली हैं। थोड़ी देर में जैसे अपसेट होके बैठी थी, एक मोटा सा आदमी आके इसे छेड़ने की कोशिश करता है। अब हमारे हीरो आ गया था कि मेरे बार में ऐसा काम तो बिल्कुल होता ही नहीं है। इसने उसे वहाँ से भगा दिया था। ये अपनी मदद करने के लिए थैंक यू बोल ही रही होती है तो वो कह देता है कि मुझे पता है कि ये भी तुम्हारी एक टैक्टिक ही थी, मेरी सिंपैथी गेन करने के लिए। तुम्हारा चाहे पीछे कोई भी रीज़न है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, मुझसे दूर ही रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है। यही कहता हुआ वहाँ से चलता बनता। नेक्स्ट सीन में ही हमें मिस्टर सिंह को दिखाया जाता है, सिंह जी के पापा को। उन्हें भी अपने बेटे की चिंता तो थी ही सही कि इतना अरसा हो गया वो घर पे वापस नहीं आया है, पता नहीं किस हालत में होगा। और साथ ही साथ सुनियान और सिंह जी की शादी की भी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है फ़िलहाल तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही प्रॉमिस लिया था मुझसे कि वो अपनी बेटी का रिश्ता शिंजी से करवाना चाहते थे। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, इसके बदले में अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स इन्हें उनके नाम भी करने ही थे। मीन के ऐसे समझो कि कोऑपरेशन होने वाली थी, बिजनेस मैरिज। ये चुपके चुपके से शिंजी ने बातें सुन ली थी। सो उसने सुनियान की इन्वेस्टिगेशन करवाने का डिसाइड कर लिया था कि आखिर को ये सारा मामला क्या है। खैर, अब जो भी डिटेल्स वगैरह थी इसे पता चल ही गई होती हैं। अब ये तो फिर से ही शिंगी से मिलने के लिए पहुंच आई होती है। उसे पैसों से भी इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी से ख्याल आ जाता है कि ये भी तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा है, तो गरीब कैसे हो सकता है।
खैर यहीं पे ये सब कुछ देखता देखता हुआ इसका फ्रेंड मीन के जो इसका एक एम्प्लॉय भी है वो भी पहुंच आया। तो यही कहता है कि अगर किसी काम में आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तो साफ मना कर देती है कि नहीं, मेरे लिए शिंगी ही काफ़ी है। लेकिन शिंगी तो इसे ही साफ रिजेक्ट करता हुआ वहाँ से चलता बनता है। इस बेचारी को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसा आदमी है। एक तो मैंने उसे फ्लर्ट करने की कोशिश की, फिर भी उसे मेरी तरफ कोई भी अट्रैक्शन नहीं हुई है। और अचानक इसके दिमाग में अपनी फ्रेंड लू का आइडिया आता है कि वो ज़रूर मुझे कुछ एडवाइस वगैरह देगी। दूसरी तरफ ही हमें इसकी बेस्टी लू को भी दिखाया जाता है जो कि ब्लाइंड डेट पे आई थी। अचानक ही उसकी नज़र शिंगजी पे पड़ती है। ये तो बस उसे देखती ही रह गई थी कि वाओ ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। अब उसके क्लोज जाने के लिए ही इसने जो कि अपना ब्लाइंड डेट वाला बंदा था उसे साइड पे भेज दिया था। साफ अवॉइड जो करती है, उसने इसकी नज़र नहीं देखा था और बस इसी बहाने से ही शिंगजी से बात करने के लिए पहुंचती है। उसे अपनी ब्लाइंड डेट वाले लड़के की फ़ोटो दिखा के पूछ रही थी कि क्या ये आप हो? यहाँ पे तो आपके अलावा तो कोई भी और नहीं बैठा हुआ है। खैर शिंगजी भी नखरा दिखाता है कि बिल्कुल भी नहीं। इसने भी हार नहीं मानी थी कि अगर इसकी और मेरी डेस्टिनी जुड़ी है तो ज़रूर हमारी मुलाकात दोबारा से तो हो ही जानी है। अब जैसे इसकी फ्रेंड पहुंचती है तो उसे अपने चार्मिंग प्रिंस के बारे में ही बता रही होती है कि उसकी इन्फॉर्मेशन तो मैं इकट्ठी कर लूँगी, ज़रूर वो मुझसे दोबारा मिलेगा ही सही। ये तो उसकी बातों पे कोई ख़ास गौर नहीं करती है। फ़िलहाल तो इसे अपनी ही टेंशन थी, इसलिए पूछ लेती है कि देखो मैं शिंगी के क्लोज जाना चाहती हूँ, तुम्हें मुझे कुछ टिप्स वगैरह बताओ। तो जो अब इसकी बेस्टी कहती है, इसने तो फ़ौरन से उसकी बातों पे यकीन कर लिया था कि ठीक है मैं भी वही करूँगी, उसके क्लोज जाने के लिए उसे फॉलो करूँगी। अब मुझे देखने की आदत तो उसे पड़ी जानी है, तो वो ज़रूर अब की बार मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। मिस्टर खाओ जो भी आजकल करते फिर रहे होते हैं, मीन के जो इनके प्रोजेक्ट वगैरह थे वो भी किसी और कंपनी को ही देते जा रहे होते हैं। इसे बड़ा ही गुस्सा आता है कि मिस्टर खाओ को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बस एविडेंसेस और विटनेस मिल जाए और तो अपनी कंपनी से ऐसे निकालूंगी ना जैसे कि मक्खी को दूध में से निकालते हैं। खैर फिलहाल तो इसे सिर्फ और सिर्फ शिंगी का ही दिल जीतना था। अब जैसे इससे पता चला था कि वो बॉक्सिंग क्लब गया हुआ है तो उससे मिलने के लिए ही आ गई होती है। ये तो फ़ौरन से उसे वहाँ से जाने को बोल देता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी क्या इंटेंशंस है। मैंने एक बार भी पहले तुम्हें वार्न किया, अब दोबारा से कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक मत आओ। इतनी आसानी से तो वो नहीं मानने वाली थी और वैसे भी ये इतना हॉट एंड हैंडसम होता है तो वो तो इससे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही होती है। ऐसे यहाँ पे खड़ी हो गई थी कि मैं एक न एक दिन ज़रूर तुम्हें अपना बना के रहूँगी। सुन यान ने अब ये बात इससे छुपाई थी कि कैसे इनके पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज फिक्स की हुई है। वो तो शिंगजी के साथ की थी, शिंगी के साथ तो नहीं। दोनों ही अब इस बात से तो अनजान ही होते हैं। फिलहाल तो उसे अपना बॉडीगार्ड बनने के लिए कह रही होती है कि प्लीज़ बन जाओ। वो नहीं मान रहा होता तो कह देती है कि क्यों ना हम एक मैच खेलते हैं, अगर मैं जीत गई तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर मैं हार गई तो चुपचाप यहाँ से चली जाऊँगी। वो भी मान ही गया था। अब ये सोच रही थी कि लड़की समझ के शायद ये मेरी फेवर करेगा, मैं ये कंपटीशन जीत जाऊंगी, बट ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं था। वो बिल्कुल भी इजी नहीं होता है और ये देख के इसे गुस्सा ही आ जाता है। जैसे उसके हाथ पे बाइट करती है तो वो इसे रोकने ही लगा था। इसी बीच उसे नीचे गिरा देती है कि देखो अब तो ये कंपटीशन मैं जीत गई हूँ ना, तो क्या तुम मेरा बॉडीगार्ड बनना पसंद करोगे? कह देता है कि कंपटीशन चाहे मैं जीतता या हारता लेकिन मेरी तरफ से ना ही है, मुझसे दूर रहो। और ये कहता हुआ बाहर ही आ जाता है। सामने से एक और लड़की भी खड़ी थी। अब इसे उस लड़की के साथ जाते हुए देख के ये बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज रह जाती है कि क्या इसकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है। इस बार में मुझे असिस्टेंट ने क्यों नहीं बताया। फ़ौरन से ही आके अपने असिस्टेंट को ही डांटने लगी थी कि तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लानी चाहिए थी ना, पहले से उसकी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसका दिल कैसे जीतूंगी। लगता है कि मुझे ना अपना न्यू असिस्टेंट ढूंढना पड़ेगा। ये कह देता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड होती तो ज़रूर हमें पता चल जाता। शायद आपको ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इसने शेयर्स लेने के लिए अब कोई और रास्ता ढूंढने का तो डिसाइड कर ही लिया होता है। असिस्टेंट भी कह देता है कि आप जो भी करेंगी मैं तो हर हाल में ही आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब इसने जो भी सारी बातें थी अपनी बेस्टी से शेयर कर ली होती हैं कि क्या डैड को नहीं पता था कि शिंगी की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, वो एक ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी करवाने का कैसे सोच सकते हैं। अचानक इसकी नज़र पड़ती है कि वो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही घूम रहा है। दोनों ही उन्हें फॉलो करने लगी थी कि अभी पता चल जाता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसने तो फ़ौरन से उनकी पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर ली थी कि मैं तो अपने डैड को दिखाऊंगी। इसकी जो भी असलियत है उन्हें
उनके सामने एक्सपोज करके रहूँगी। अचानक इसकी नज़र मिस्टर खाओ पे पड़ती है, जो कि कोई नई खिचड़ी पका रहे थे। ये जैसे उन्हें देखने के लिए जा रही थी तो अचानक क्या हमारे हीरो की नज़र पड़ जाते, जो कि पहुंच आया था कि कब से क्या तुम हमें चेज़ करने की कोशिश कर रही थी। वो तो इस लड़की के साथ ही यहाँ से कुछ लोगों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। उसे एक जगह पे छुपने का बोल के जैसे वो लोग इनके पीछे पड़ते हैं तो इसका हाथ पकड़ता हुआ एक गाड़ी में ही आके छुप जाता है। अब जैसे वो साइड पे जाते हैं तो ये उससे पूछ लेती है कि वैसे वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना लड़की, तो फिर तुम उसके केयर करने की बजाय मुझे यहाँ पे क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो उन गुंडों से। ये तो इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। बाहर से आवाज़ें सुनकर ये फिर से उसे छुपा लेती है। उन गुंडों से भागने की वजह से ही इस बेचारी के तो पाँव भी जख्मी हो गए थे, इसे चला नहीं जा रहा होता। तो तभी शिंगी उसे उठा के साइड पे ही लेके आ गया था। ये उसी लड़की से पूछ लेती है कि क्या शिंगी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो वो साफ मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरे भाई का फ्रेंड है। एक्चुअली में आजकल हम कुछ ट्रबल्स को फेस कर रहे हैं, तो ये उनसे निपटने के लिए ही हमारी मदद कर रहा था। अब इसे कुछ हेल्प जो भी चाहिए होती है तो ये उसकी फ़ौरन से ही मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसके बदले में ही इसने शिंगी से उसका नंबर एक्सचेंज कर लिया ताकि मैं तुमसे कॉन्टैक्ट में रहूँगी। और फ़ौरन से ही असिस्टेंट को कॉल करके इनका जो भी मसला था इसने हल कर ही लिया था। अब इसके बाद इसे याद आता है कि ओह नो, मैं तो यहाँ पे अपनी बेस्टी के साथ आई थी। सो फ़ौरन से उसके पास ही चली गई थी और ये सब कुछ देख के हमारा हीरो स्माइल करने लगता है कि बहुत ही क्रेज़ी गर्ल है ये। ये भी अपनी फ्रेंड को ही कोस रही थी कि ये क्या बात हुई, मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ के ना जाने कहाँ चली गई है। अब जैसे इसकी नज़र पड़ती है शिंगजी पे, जो कि कुछ सामान वगैरह ख़रीदने के लिए ही आया था। पहले तो अपना लिप ग्लॉस लगाती है कि अब जाके मेरी तो बात बनी जानी है, उसे उसका नंबर ले लूँगी। अब इससे पहले कि शिंगजी से बात बढ़ाने के लिए जाती, तभी सुनयान की भी एंट्री हो गई थी, जो कि अपोलोजाइज़ कर रही थी कि मुझे रास्ते में ही तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। इसका ध्यान तो उसके एक्सप्लेनेशन पे बिल्कुल भी नहीं होता है। यार शिंगजी इसका फ़ोन देख के वापस करने के लिए आता है कि ये उधर टेबल पे पड़ा था, आपका ही है ना। वो थैंक यू बोलती है। इसके बदले में उससे नंबर तो मांग रही थी, लेकिन ये तो साफ मना करता हुआ वहाँ से चलता बनता है। यार ये भी हार मानने वाली कहाँ होती है। अब इसने काफ़ी सारे मैसेजेस वगैरह कर दिए थे शिंगी को, वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। फिर उसे कॉल मिला देती है कि तुमने मेरे सारे टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दिया, तो वो कह देता है कि मैं बिजी था। ये तो अब सीधा मुद्दे पे आती है कि देखो मैंने तुम्हारे फ्रेंड की बहन की हेल्प की है, सो इसके बदले में क्या तुम मुझे डिनर पे इनवाइट नहीं कर सकते हो। तो वो भी कह देता है कि ठीक है, हम दोनों आज के दिन ही डिनर साथ में करेंगे। ये सुन के इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। सुनियान और असिस्टेंट पे तो मिस्टर खाओ ने कब से ही नज़र रखी हुई थी कि मुझे भी पता चले कि ये लोग आखिर को सीक्रेटली क्या ही खिचड़ी पका रहे हैं। यार यहाँ पे चेयरमैन की सीट संभालने के लिए ये तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार ही थे। आज फिर से ये उसी स्टोर पे ही पहुंची होती है कि शायद कि मेरी शिंगजी से मुलाकात हो ही जाए। अभी प्रे कर ही रही थी कि अचानक इसकी नज़र शिंगजी पे पड़ ही गई थी। अब उससे बात करने के लिए पहुंचती है। काफ़ी सारे सैंडविचेस जो कि उसके फेवरेट थे, इसने खुद देखे थे कि वो बाय करके लेके गया था। इसे कह देती है कि अगर आप यहाँ में से लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वो लेता तो है, लेकिन इसके बदले में उसने इसे पे कर दिया था। बेचारी दोबारा से ये नंबर मांगती ही रह गई थी, वो फिर भी इसे अपना नंबर नहीं देता। यहाँ से वापसी पे नोट करती है कि एक बंदे को ना मदद की ज़रूरत है। फ़ौरन से ही आके उसकी हेल्प करने लग गई थी। अब यहाँ पे शिंगजी ने भी उसे ये सब कुछ करते हुए देख लिया था। उसे खुशी होती है। वो लास्ट पे इसके लिए एक ड्रिंक की बोतल रख के वहाँ से चलता बनता है। ये काफ़ी तलाश तो करती है कि ये किसने रखी होगी। फिर अचानक इसके दिल में ख्याल आता है कि कहीं शिंगजी का काम तो नहीं है। अगर उसने ही किया है तो वाह, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी हम दोनों में फ्रेंडशिप हो ही जाएगी। अपनी बेस्टी को यूं हंसते मुस्कुराते हुए देख के पूछ लेती है कि ये इतना ज़्यादा ग्लो क्यों आया है, क्या तुम्हारा उसके साथ काम बन गया कि नहीं बना। ये बता देती है कि आज की रात ही हम दोनों डिनर पे जा रहे हैं। इसे तो मैं डेट ही कहूँगी। किसी के साथ थैंक यू डिनर पे जाएं तो उसे डेट कह सकती है ना। वो भी कह देती है कि हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी वैसे ही सोच लो। वो तो उसे फिर से कुछ टिप्स वगैरह बताने लगी थी कि अगर तुम्हें वाकई में उसके दिल में अपनी जगह बनानी है, फ़िलहाल तो अपनी आइडेंटिटी को उससे छुपा के रखो। शायद कि वो बिज़नेस मैरिज पे बिलीव ना रखता हो। और दूसरी बात ये है कि तुम उसके सामने मासूम सी और ऐसे ही पुअर बन के जाना, इवन कि उसके घर पे ही रहने के लिए चली जाओ। इससे बेस्ट तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम उसके घर में ही स्टे करोगी ना तो उसका दिल आसानी से जीत पाओगी और फिर आप दोनों शादी कर लेना और शेयर्स तो फिर कंपनी के तुम्हारे नाम हो ही जाएंगे। रात को असिस्टेंट
इसका सामान वगैरह समेत इसे छोड़ के उसकी बाहर के बाहर ही वहाँ से चलता बनता है। एक और थोड़ी बहुत कंफ्यूज तो हो रही होती है कि क्या मुझे वाकई में उसके घर स्टे करने के लिए जाना चाहिए कि नहीं। अब यहाँ से जाने का डिसाइड कर ही रही थी कि पीछे से ही शिंगी की नज़र पड़ जाती है कि तुम इधर क्या कर रही हो। पहले तो उसके साथ खाना खाने के लिए ही आ गई थी और इसके बाद ही सीधा ड्रिंक पे ही उतर आती है। ये तो वाइन पी पी के एकदम टुन्नी हो गई थी और यहीं पे ही इसे भी बुरा भला कहना स्टार्ट कर देती है कि ये क्या बात हुई। एक बंदा तुम तक अप्रोच हासिल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन तुम उसे ऐसे कैसे अवॉइड कर सकते हो, और बस सबके सामने इसकी बुराइयां करना स्टार्ट कर देती है। और वो तो इसे जैसे ही रोकने की कोशिश करता है तो दोनों काफ़ी क्लोज ही आ गए थे। ड्रंक हो गई थी तो बेहोश होकर उसी के ऊपर ही गिर जाती है और किसी ने इन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर ली थी। अगले दिन इसकी आंख शिंगी के घर पे ही खुली थी। ये तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो रही होती है कि अगर ये मुझे अपने घर पे लेके आया है तो कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ के रहने के चांसेस बन सकते हैं। उसके सामने तो इसे होमलेस होने का ही नाटक करना था। उसने इसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया ही होता है। जैसे यहाँ पे रुकने की बात कर रही थी वो तो साफ मना कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं, ब्रेकफास्ट करो और यहाँ से चलती बनो। ये भी कह देती है कि ठीक है, अगर वो मुझे यहाँ पे स्टे नहीं करने दे रहा है तो मैं खुद ही अपने लिए रास्ता बना लूँगी। अपनी कुछ चीज़ें उसने जानबूझ के ही उसके घर में छुपा के रख दी थी कि ये लेने के लिए दोबारा तो मैं यहाँ पे आऊँगी ही सही ना। देखा, मैं तो बहुत ज़्यादा ही जीनियस हूँ और स्मार्ट भी। एक्चुअली में जिस बंदे ने इनकी पिक्चर्स क्लिक की थी वो तो वही इन्वेस्टिगेटर था जो कि शिंगजी ने ही हायर किया था। अब उसे पता चलता है कि ओ तो जिसके साथ डैड मेरी शादी करवाना चाहते हैं मीन के सुनियान, वो तो मेरे भाई शिंगी को ही पसंद करने लगी है। तो क्यों ना उन दोनों को ही मिलवा दिया जाए। इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है कि चलो मेरा भाई जो कि लव पे बिलीव नहीं करता है, एक ऐसी ज़िंदगी में तो उसकी लड़की आएगी ही सही ना जिससे कि वो बहुत ज़्यादा लव करेगा और वो उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी। इसने हर हाल में इस लड़की के बारे में ही अपने भाई को बताने का डिसाइड कर ही लिया था। अपने घर वापस जाने के बजाय सुनियान फिर से इसके पास से आई होती है कि मैं तो कुछ चीज़ें तुम्हारे घर पे भूल गई हूँ, क्या दोबारा से आज के रात में जा सकती हूँ। लेकिन ये तो साफ मना कर रहा होता है कि वो खुद ही मैं तुम्हें ला के दे दूँगा, वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के वहाँ से चलता बनता है। यहाँ पे एम्प्लॉय से यही पूछ रही होती है कि वैसे क्या इसकी डैड के साथ बनती नहीं है, ये उनके साथ क्यों नहीं रह रहा है। मैंने यही देखा है कि इसकी फैमिली तो इसके साथ रहती ही नहीं है। वैसे बल्कि एम्प्लॉय कुछ भी बताता, यहीं पे हमारा हीरो भी आ टपका था तो कह देता है कि ये तो खुद ही शिंगी आपको बता देंगे कि ये अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते हैं। अब इसने तो लू को ही बुलवाया होता है। यही कह रही थी कि तुम्हारी वो वाली ट्रिक तो बिल्कुल भी काम नहीं आई है, देखो वो तो मुझे अपने घर पे ले जाने के लिए भी तैयार नहीं है। और इसकी बातों को सुनने की बजाय उसका सारा ध्यान तो शिंगजी पे ही होता है और बस उसके पीछे पीछे ही जाने लगी थी। शिंगजी तो अपने भाई से सुनियान के बारे में बात करने के लिए आया था। उसे झूठ बोल देता है कि हमारे पेरेंट्स ने तुम्हारी और वो जो सू कंपनी के प्रेसिडेंट है उनकी बेटी सुनियान से अरेंज मैरिज करवाने का ही फैसला किया। तुम खुद ही देख लो, उस लड़की की डिटेल्स वगैरह मेरे पास हैं, अगर उससे शादी करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। ये अपने भाई को कोई जवाब नहीं देता है। फिलहाल तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ से चलता बनता है। अब जैसे ही लू इससे बात करने के लिए आती है तो ये साइड पे, लेकिन अभी भी ये उसका पीछा तो नहीं छोड़ने वाली थी। अभी से उसे फॉलो करते हुए देख के यहाँ पे सुनियान हैरान ही हो रही होती है कि देखो आजकल की फ्रेंड्स का ये हाल है, उसे मेरे से ज़्यादा अपने उसी क्रश की फ़िक्र हो रही है, इसे तो मैं बिल्कुल नहीं माफ़ करूँगी। उसने सुनियान की सारी डिटेल्स वगैरह देख ली थी और ये भी इसे पता चल ही गया होता है कि ओह तो सुनियान वही लड़की है जिसके साथ के मेरे पेरेंट्स से शादी करवाना चाहते हैं। उसके बचपन की फ़ोटो पे भी इसकी नज़र पड़ गई थी। अब ये रिमेंबर करता है कि कैसे जब वो अपने मॉम डैड के घर से भागा था, उदास सा बैठा हुआ था, तभी इसे चेयर अप करने के लिए सुनियान ही आई थी। इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी और बस यही सब कुछ रिमेंबर करके इसके फेस पे तो स्माइल ही आ जाती है। बार बार ये लोग इसे फॉलो किए जा रही थी तो शिंगजी गुस्सा हो जाता है कि ये क्या बात हुई है, तुम मेरा पीछा क्यों किए जा रही हो। वो तो कह देती है कि देखो हम दोनों की डेस्टिनी जुड़ी ही है, हमें तो गॉड ने ही मिलवा दिया है, वरना के कोइंसिडेंटली हमारी इतनी बार मुलाकात कैसे हो सकती है। इसका नाम वगैरह पूछती है तो वो बता देता है कि मेरा नाम शिंगजी है, लेकिन वैसे ही मैं स्ट्रेंजर गर्ल्स से बिल्कुल भी बात नहीं करता हूँ। उसे उससे दूर रहने का कह के वहाँ से चला ही गया था। इसे बाहर बैठे हुए देख के हमारा हीरो पहुंच जाता है। क्या ये तो यही कह रही थी कि क्या तुम मुझे अपने घर में दोबारा से लेके जा सकते हो।
अब इसकी सारी सच्चाई के बारे में शिंगी को पता चल गया था। उसके सामने शो नहीं करवाता है, बस एक दफ़ा यही पूछने लगा था कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो कि नहीं। ये तो यहीं पे ही रोने धोने बैठ जाती है कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तभी ये अपने वो पैसे भी दिखा रही थी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक होमलेस गर्ल हूँ और मेरे डैड से झगड़ा भी हो गया। रहने के लिए कोई और भी ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ पे जाऊँ? क्या तुम मुझे अपने घर में स्टे करने की इजाज़त नहीं दे सकते हो? वो तो साफ मना ही कर रहा होता है। फिर से पूछने लगा था कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? जो भी सारी बात है मुझसे शेयर कर सकती हो, अभी भी नहीं बताने वाली होती। वो गुस्सा करके जाने ही लगता है तो ये पीछे से आके उसे हक कर लेती है। वो भी कह देता है कि ठीक है, खुद ही मानी हो ना। अब इसका सामान लेके फिर अपने घर पे ही पहुंच आया था। वहाँ पे आते आते रास्ते में ही सुनियान तो सो ही गई थी। अब ये उसे अपने बिस्तर पे ही लिटा देता है। ये तो सोते हुए भी शिंगी का ही नाम ले रही होती है। वो बड़े प्यार से ही देखने लगा था कि लिटिल सुनियान, फाइनली हम दोनों मिल ही गए। अब ये भी याद करता है कि कैसे बचपन में वो दिन उसने इसके साथ कितना अच्छा बिताया था। दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। ऐसे मानो कि इसे अपने बचपन का क्रश मिल गया हो और वो अपने हाथ से तो सुनियान को अब कभी भी जाने नहीं दे सकता था। अब जो सामान ये यहाँ पे भूल गई थी, हमारे हीरो ने वापस कर दिया होता है और इसे यहाँ से जाने को ही बोल रहा था। लेकिन ये इतनी आसानी से तो इसका घर छोड़ के नहीं जाने वाली थी। यही कह देती है कि क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो, इसलिए ही डर रहे हो कि हम दोनों अगर क्लोज आ गए तो। वो कह देता है कि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। कह देती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे अपने घर पे रहने की इजाज़त क्यों नहीं दे देते हो? मैं तुम्हें मंथली पे करती रहूँगी। फिलहाल मेरे पास इतने ज़्यादा भी पैसे नहीं हैं कि अपने लिए एक अपार्टमेंट बाय कर सकूँ। अब ये इतनी बार कह रही थी, उसे नहीं पता होता कि इसकी इंटेंशंस क्या हैं। फिर मान ही गया था कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पे रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मंथली पे कर देना। ये सुनते ही ये तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी कि थैंक यू। नेक्स्ट डे शिंजी नोट करता है कि उसके नेबर में कोई शिफ्ट हुआ है। वो कोई और नहीं बल्कि लू ही थी, जो कि आते ही से चिपक जाती है कि मेरे रूम में एक कॉकरोच है, क्या आप आके उसे भगा सकते हैं? इसने तो साफ मना कर दिया था और उसे खुद से दूर रहने को ही बोल के एक इंसेक्ट स्प्रे पकड़ा देता है कि जाके वहाँ पे कर दो, सारे कॉकरोचेस भाग जाएंगे। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इतना ज़्यादा एटीट्यूड किस बात का दिखा रहा है। खैर कोई नहीं है, इसके दिल में एक ना एक दिन मैं अपनी जगह ज़रूर बना के रहूँगी। अब इसकी बेस्टी ने जो इसे बुक दी थी उस पे एक कैट ही बनी होती है। ये बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज रह जाती है कि क्या कैट, लेकिन इसका यूज़ मैंने कहाँ पे करना है? शिंगी के सामने कैट की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तो बहुत ही अजीब है। फिलहाल तो उसकी खुशी का तो ये कोई ठिकाना नहीं रहता है कि फाइनली शिंगी के घर में मुझे जगह मिल गई है। अब उससे शादी करने को जल्द अज जल्द तो फिर मैंने मनाना ही है। जैसे ही शॉवर लेके बाहर निकलता है, ये तो बस उसे देखती ही रह गई थी। वो बहुत ज़्यादा हॉट जो दिख रहा था, उसे अपनी तरफ देखते हुए देख के टीस करने के लिए जानबूझ कर ही क्लोज आने की कोशिश करता है। ये तो फ़ौरन से ही आगे से म्याऊं कर देती है। ये सुन के हमारे हीरो तो स्माइल ही करने लगा था कि ये तो कितनी सिली गर्ल है ना। और ये तो बात तो है कि फ़ौरन से साइड पे हो ही गया था। सुनियान ने अब अपनी बेस्टी लू को कॉल करके ये गुड न्यूज़ दे दी थी कि फाइनली शिंगी ने मुझे अपने घर में स्टे करने की इजाज़त दे दी है। वो भी एकदम सरप्राइज ही रह गई थी कि वो खड़ूस माना तो माना कैसे। अब शिंगी के आने का सुन के इसने कॉल तो डिस्कनेक्ट कर दी थी। अब घर में रहने की उसने इजाज़त दी थी तो साथ ही साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवाता है कि जो मैं तुम्हें करने को बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। अब सुनियान तो फ़ौरन से ही मान गई थी। अगले दिन सुबह ही सुबह ना मुँह धोती है ना कुछ, बस उठ के ही बाहर निकल आती है कि ब्रेकफास्ट मैं बना देती हूँ। और उसका ये हुलिया देख के हमारा हीरो तो स्माइल करके साइड पे और ये भी कहने ही लगा था कि ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने प्रिपेयर कर दिया है। ये खुद को मिरर में देख के कोसने तो लगती है कि अरे मैं ऐसे कैसे बाहर आ सकती हूँ। खैर वैसे इतनी बुरी भी नहीं लग रही हूँ। अब ब्लू ने इसे मिलने के लिए बुलाया था। पहले तो ये बता रही होती है कि मैं भी अपने क्रश के नेबर में ट्रांसफ़र हो चुकी हूँ, लेकिन बात यह है कि वो खड़ूस है। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ उसकी अटेंशन पाने की, वो तो मुझ पे कोई फोकस कर ही नहीं रहा है। खैर फिर भी मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। उसने अपनी बेस्टी को एक गिफ्ट दिया था कि इसके होते हुए ना ज़रूर तुम्हारी तरफ शिंगी अट्रैक्ट हो ही जाएगा, शादी होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन हाँ, एक शर्त रखती है कि ये गिफ्ट घर पे ही जाके ओपन करना। ये तो सीधा ही असिस्टेंट के पास आ गई थी। अब जो भी बातें वगैरह होती है एक कैफ़े में ही बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो इन लोगों ने मिस्टर खाओ पे तो नज़र रखी ही होती है कि बस कोई विटनेस मिल जाए उनके खिलाफ तो उन्हें कंपनी से तो हम ऐसे बाहर निकालेंगे कि वो खुद भी हैरान होकर देखते ही रह जाएंगे।
इसी मामले को लेकर डिस्कशन कर ही रहे थे कि अचानक ही फिर इसकी नज़र पड़ जाती है कि हमारा हीरो कुछ बाय करने के लिए आया था। फ़ौरन से असिस्टेंट को छुपा देती है क्योंकि उसके सामने तो इसने पोर होने का प्रिटेंड किया था। कैसे बता सकती थी कि ये तो प्रेसिडेंट की बेटी है। खैर यहाँ पे तो इशारा कर दिया था इसने असिस्टेंट को कि भाग जाओ, लेकिन हमारे हीरो की तो नज़र पड़ ही गई थी। फिलहाल तो इसके सामने तो कुछ भी नहीं बोलता है। अब सुनयान को तो नहीं पता होता है ना कि इसकी जो रियल आइडेंटिटी है उसके बारे में तो शिंगी को तो पहले ही मालूम है। घर पे आके लू का दिया हुआ गिफ्ट इसने देख लिया था जिसमें कि एक ड्रेस थी। हैरान हो रही होती है कि क्या मैं ये वेयर करके शिंगी के सामने जाऊंगी, लेकिन नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। सुनियान अब जैसे ही शावर लेके बाहर निकलती है तो हमारे हीरो तो उससे नजरें हटा ही नहीं पाता। काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, लेकिन उसके सामने तो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे कि उस पर कोई असर हुआ ही ना हो। ये कमरे में आके खुद को ही कोस रही होती है कि क्या मैं इतनी अगली हूँ या अट्रैक्टिव नहीं हूँ कि वो तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन एक्चुअली में बड़ी मुश्किलों से ही हमारे हीरो ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया था। ये अब दोबारा से वही सेक्सी सा ड्रेस पहन के ही बाहर निकल आई थी कि अब तो पक्का वो मुझे तो अवॉइड कर ही नहीं सकता है। सोफ़ा पे ये आके लेट जाती है। जब मुझे वो ऐसे देखेगा तो ज़रूर अपना ही इरादा मुझसे शादी करने का बना लेगा। लेकिन अचानक हमारे हीरो तो उसकी ये हरकतें देख देख के सरप्राइज ही था। वो तो बाहर जा रहा था, सो इसलिए ही गुड बाय कह के वहाँ से चलता बनता। ये बेचारी फिर से खुद को ही कोसती रह गई थी कि ये क्या बात हुई, मैं इतनी ज़्यादा बुरी दिखती हूँ क्या। अचानक किसी असिस्टेंट की कॉल आ गई थी जो कि काम के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहता था। ये उसे अपने घर पे ही बुला लेती है कि अब तो मुझे पता है कि बहुत देर लगा के ही शिंगी घर वापस आएगा, लेकिन बाहर से उन्हें शिंगी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो कुछ भूल गया था। ये अपने असिस्टेंट को छुपा देती है सोफ़ा के पास ही। शिंगी को जो चाहिए था वो तो उसे मिल गया होता है, लेकिन यहाँ पे नोट करता है कि ये बहुत ज़्यादा ही अजीब सा बिहेव कर रही है। ज़रूर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही होगी। जैसे ही सोफ़ा के पीछे देखने के लिए आता है, इसने तो उसका ध्यान भटकाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। अब यही सब कुछ देखते देखते ही असिस्टेंट तो वहाँ से भाग गया था। अब ये उसे खुद से दूर कर देता है कि देखो मैं इतनी मुश्किल से अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ऐसे ही ज़बरदस्ती मुझे फोर्स मत करो। और ये कहता हुआ वहाँ से साइड पे अब बाद में जैसे असिस्टेंट से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पे आती है तो ये बात शेयर कर लेती है कि पता नहीं आखिर को क्या मसला है। मैं जितनी भी कोशिश कर लेती हूँ शिंगी का ध्यान मेरी तरफ जाता ही नहीं है। ये सुनते ही असिस्टेंट कह देता है कि इस तरह से तो दो मामले हो सकते हैं, या तो फिर जो शिंगी है उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, वो किसी और लड़की की तरफ देखना नहीं चाहता है। ये कह देती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मुझे पता चल ही गया होना था। वो तो अपने करीब किसी मक्खी को भी नहीं पटकने देता है। ये सुन के अब असिस्टेंट कह देता है कि अगर ये बात नहीं है तो फिर दूसरा मसला ये है कि वो गे हो सकता है। ये सुन के एकदम सरप्राइज, अब इसे भी डाउट होने लगा था कि हो ना हो ऐसी ही बात होनी है, तभी तो मैं कहूँ कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। अब घर पे यही आइडियाज़ लगा रही होती है कि मैं इससे कैसे गुलवाऊँ कि ये गे है कि नहीं है। अब पता तो मुझे करना ही पड़ेगा। पहले तो उसके लिए पानी ही सर्व करने लगी थी, लेकिन वो तो इसके हाथ को भी टच नहीं करता है। इसके पास कोई और चॉइस नहीं बचती है, तो 2 मैगज़ीन लेके ही पहुंचाई थी जिस पे कि एक लड़की बनी हुई थी और एक लड़का, के इन दोनों में से किसे चूज़ करोगे। वो लड़के वाले को जैसे ही टच करता है, अब तो इसका डाउट क्लियर हो गया था कि वाकई में असिस्टेंट बिल्कुल सही गेस कर रहा था कि ये गे है। पहले मुझे क्यों नहीं पता चला। अब तो पक्का पक्का ये मुझसे शादी नहीं करेगा। उससे बात करने ही लगती है कि मैं तुम्हारी ये जो असलियत है किसी के सामने भी एक्सपोज नहीं करूँगी। इसकी बातों से उसे अंदाज़ा हो गया था कि ओह तो ये मुझे गे समझ रही है। फ़ौरन से ही इसे पकड़ के किस कर लेता है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब तो वो भी बैक इसे हक कर लेती है। यही कहने लगी थी कि तुमने मुझे अभी अभी किसकी, इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। वो तो साफ मना करता हुआ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे अपने भाई को ही मिलने के लिए इसने बुला लिया था। ये पूछ रहा होता है कि सुनियान की फैमिली आजकल किन ट्रबल से गुजर रही है। अब उसका भाई बता देता है कि कैसे उसके डैड बहुत ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब कोई और चेयरमैन की सीट संभाल ना ले, वो इसी कोशिशों में है कि हमारी कंपनी के भी उसे शेयर्स मिल जाए। अगर उसे हमारी कंपनी में से शेयर्स चाहिए तो डैड ने एक शर्त रखी है कि उसे आपसे शादी करनी पड़ेगी। हालांकि डैड ने तो शिंग जी से शादी करने को बोला था, लेकिन ये अपने भाई से झूठ बोल रहा होता है कि उसे पसंद करता है, तो दोनों एक हो ही जाए। ये सुन के अब सोचने लगा था कि क्या वाकई में मुझे उसका शादी वाला प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। लू भी तो हार नहीं मानने वाली थी। फिर से ही एक केक वगैरह तैयार करके इससे मिलने के लिए आ गई होती है।
और वो देने के साथ साथ ये भी बताती है कि मैं अपनी एक्चुअली में कीज़ अपने अपार्टमेंट में ही भूल गई हूँ और उसका दरवाज़ा बंद कर बैठी हूँ। अब क्या करूँ? जब तक कि स्पेयर कीज़ मेरी बेस्टी लेके आती होगी तब तक तो मुझे इंतज़ार करना ही होगा। क्या मैं आपके ही अपार्टमेंट में थोड़ी देर के लिए आके बैठ सकती हूँ? लेकिन उसने तो इसे अपने ही अपार्टमेंट में आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी थी, बल्कि एक स्टॉल पकड़ा देता है कि इसी पे ही बैठ के वेट करो कि कब तुम्हारी बेस्टी आएगी, तो तुम्हें कीज़ मिल जाएंगी और तुम अपने घर पे चली जाना। ये देख के लू को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा ही एरोगेंट होगा। दूसरी तरफ घर पे फुल रोमांटिक से डिनर का ही प्लान सुनियान ने कर ही लिया होता है। अब जैसे ही शिंगी आता है तो उसे खुद अपने हाथों से ही खिलाने लगी थी। अब उसके मुंह में से रिंग निकलती है, मीन के उसने अभी इसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन वो स्टिल मना ही कर रहा होता है कि जब तक ये अपने मुंह से मुझे सच्चाई के बारे में नहीं बताती है कि इसे मेरी क्यों ज़रूरत है, तब तक तो बिल्कुल भी मैं इसे शादी के लिए हाँ नहीं करने वाला हूँ। अचानक ही इसे डैड की तरफ से ही कॉल आती है कि वो होश में आ गए हैं। कल ही इसने उनसे मिलने जाने का डिसाइड कर लिया था और काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रही होती है कि शुक्र है कि मेरे डैड कोमा से बाहर निकल आए हैं। अगले ही दिन उनसे मिलने के लिए ही पहुंच आई थी और वहाँ पे मिस्टर सिंह भी बैठे होते हैं, शिंगी के डैड, जो उन्हें ये गुड न्यूज़ देती है कि मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ होती है। यहाँ पे डैड और मिस्टर सिंह दोनों ही हैप्पी लग रहे होते हैं कि चलो शुक्र है कि हमारे बच्चे अब एक हो जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारी कंपनी आपकी कंपनी के साथ ही कोऑपरेट कर लेगी। इधर ही मिस्टर खाओ को मालूम हो गया था कि आज के जिसके साथ डेटिंग कर रही है सुनियान, वो तो कोई और बंदा है, मीन के शिंगजी नहीं है जिसके साथ के उसके डैड शादी करवाना चाहते हैं। ये सब कुछ देख के तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि इस तरह से तो वो कभी भी अपनी कंपनी की चेयरवुमैन नहीं बन पाएगी, तो मेरे लिए चांस बन सकता है। अभी अपने इन्वेस्टिगेटर को कह देते हैं कि उन पर नज़र रखना, जो भी पल पल की खबर होगी मुझे बताते ही रहना। अब हालांकि ये शिंगी की क्लोज तो उससे शादी करने के लिए ही गई थी, बिजनेस मैरिज के लिए, लेकिन ऐसे मानो कि इसे उससे लव हो ही क्या हो। अभी भी असिस्टेंट से ही यही कह रही होती है, पता चला हो कि वो बार में मौजूद है कि नहीं, मैं उसे मिलने के लिए ही जाती हूँ। नेक्स्ट ये अपनी बेस्टी को भी इसने बुलवा ही लिया था। जैसे ही दोनों फ्रेंड्स बातें कर रही होती हैं तो इन पे मिस्टर खाओ ने भी नज़र रखी हुई थी। वो अपने एक आदमी को कुछ ड्रग्स वगैरह ही देते हैं कि इनकी ड्रिंक में मिला देना, देखते हैं कि आज इनका क्या बनता है। वो तो सुनियान को डिस्ट्रैक्ट ही करना चाहते थे कि एक तो इसके डैड बीमार है, ऊपर से मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कभी भी कंपनी में एंटर हो, इसकी तो रेपुटेशन ख़राब होकर ही रह जाए। जाने की दोनों फ्रेंड्स की नज़र पड़ती है कि ये क्या शिंगी शिंगजी से मिलने के लिए क्यों आया है, और वैसे भी इनकी शक्लें भी मैच कर रही हैं, कहीं ये दोनों भाई तो नहीं है, हमें मिस्टेक तो नहीं हुई। इसी बीच ही किसी आदमी ने इनकी ड्रिंक में वही ड्रग्स मिला दी थी जो कि मिस्टर खाओ ने दी थी। ये टेंशन में आके ड्रिंक वगैरह करने के बाद ही सीधा ये बात करने के लिए उनके पास आती हैं, जानना चाहती थी कि आखिर को सारी सच्चाई क्या है। अब घर पे पहुंचते तक तो सुनियान बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो गई होती है, ये असर तो नहीं ड्रग्स का ही था। बेचारी बात तो करना चाह रही होती है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम शिंगी हो या कि शिंगजी हो। इससे पहले कि ये बात पूछ पाती इसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई थी और हॉट भी फील कर रही होती है। दूसरी तरफ ये अपने अपार्टमेंट के बाहर ही इसे खड़ा देख के अब फिर शिंगजी पूछने के लिए आता है कि तुम्हें क्या हुआ है। ये अब खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उसे किस करने लगी थी। अब शिंगजी कब से ही इसके सामने रूडी बिहेव कर रहा था, असल में तो वो भी तो इसे पसंद करता था, इसलिए ही आज का वो मौका हाथ से जाने नहीं देता। इधर सुनियान की भी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है, काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रही थी, सो इसलिए खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और फौरन से शिंगी को किस करने लगती है। वो तो पहले से ही इसे पसंद करता था, तो इसलिए इनके बीच भी अनस्टॉपेबल रोमांस स्टार्ट। अगले दिन जैसे ही शिंगी की आँख खुलती है तो सुनियान उससे पूछ लेती है कि अब तो मुझसे शादी करोगे ना। फिलहाल तो वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ से चले ही गया था। इधर ही हमें लू और शिंगजी दोनों को ही हैप्पी दिखाया जाता है। अभी अपने फ्रेंड से बात शेयर कर लेता है कि फाइनली मैं आज के दिन ही खुद ही प्रपोज करने वाला हूँ सुनियान को, हम दोनों शादी कर लेंगे। या इसे तो वो वाली बात भूल ही गई थी कि जो कि इसने शिंगी से पूछनी थी कि तुम्हारा शिंगी के साथ क्या रिश्ता है। अचानक ही असिस्टेंट इसे कॉल करके बता देता है कि आपके डैड जिससे आपकी शादी करवाना चाहते थे वो शिंगी नहीं बल्कि शिंगजी था। मीन के हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ये सब कुछ जान के एकदम सरप्राइज रह जाती है कि इसका मतलब है कि जो आज तक मैं इतनी मेहनत करती आई थी वो सब वेस्ट गया, अब मैं क्या करूँगी। अब ये पहले तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन शिंगी ने इसे देख ही लिया होता है।
ये जाने वाली थी अपना सामान पैक करके, वो रोक देता है कि पहले खाना तो खाती जाओ। दूसरी तरफ शिंगजी लू को ही आके डायरेक्ट शादी के लिए ही प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो अब इसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन शादी के नाम से तो लू पहले ही भागती थी, वो रिलेशनशिप में आने का तो सोच सकती थी, लेकिन शादी का कभी नहीं। इसके पीछे भी एक बिग रीज़न है जो कि हमें आगे चल के ही पता चलेगा। फिलहाल तो इसे चुप देख के वो कह देता है कि कोई बात नहीं है, तुम सोच समझ के ही मुझे जवाब देना। मैं जानता हूँ कि यूँ डायरेक्टली आके मतलब कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, ऐसे प्रपोज करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी रिप्लाई का वेट करूँगा। ये इससे पहले कि रिंग निकाल के इसे प्रपोज करता, वो उसे रोक देती है कि देखो पहले मेरी सच्चाई सुन लो। मैं तुम्हारे सामने तुम्हें झूठ बोला था कि मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे डैड मिस्टर लाओ जो कि चिंचियान कंपनी के ही प्रेसिडेंट है, मैं उनकी ही बेटी हूँ। हमारी शादी उन्होंने ही फिक्स करवाई थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो तो मेरी शादी शिंगजी से ही करवाना चाहते थे, ना कि आपसे। मुझे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे तो बस आपसे शादी करने के बाद ही शेयर्स चाहिए थे, लेकिन शायद कि वो अब नहीं मिल सकते हैं। ये सुनते ही अब हमारे हीरो निराश हो जाता है कि इसका मतलब है कि वाकई ही में मुझे भी गलत फहमी हुई है कि ये मुझसे लव करने लगी थी, तभी मुझे शादी के लिए प्रपोज करती थी। बट ना, इसे तो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स ही चाहिए थे। वो बहुत ही डिसहार्ट लग रहा होता है। अब तो उसने इसे अपने घर से चले जाने को ही बोल दिया था। यही कहता है कि ठीक है, अगर हमारे बीच कोई भी इमोशंस नहीं है और ना ही फीलिंग्स हैं तो यहाँ से जा सकती हो। वो भी हाँ फिर अपना सामान वगैरह लेके चली ही गई थी, लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो एक्चुअली में कुछ टाइम सोचने के लिए उसने लिया होता है। शिंगी से तो लव करने लगी थी और अपनी बेस्टी से कह रही होती है कि शादी करूँगी तो मैं शिंगी से ही, और वैसे भी शिंगजी और शिंगी दोनों भाई ही हैं। अगर शिंगी से भी शादी कर ली तो शेयर्स तो मुझे मिल ही पाएंगे, और वैसे भी मैं उसे छोड़ने का अब कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। शेयर्स ना भी मिले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसने तो अब सारी सच्चाई के बारे में डैड को बताने का फ़ैसला कर लिया था कि पहले ही मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन ये बात भी उन्हें जाके बता दूंगी कि मैं शिंगी से शादी करना चाहती हूँ। अपनी बेस्टी को भी जैसे ही वहाँ पे लेके आती है तो उधर तो शिंगजी भी आया ही हुआ था। वो लू को देख के डैड से इंट्रोड्यूस करवाने लगता है कि ये है वो लड़की जिससे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मना मत करना। वेल यहाँ पे डैड भी हैरान हो रहे होते हैं कि इधर क्या चल रहा है। सुनियान तो तुम्हें पसंद करती थी ना, तो तुम किसी और लड़की से कैसे कर सकते हो शादी। वेल ये फिर उन्हें बता देती है सारी सच्चाई के बारे में कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो शिंग जी नहीं बल्कि शिंगी है। ये सुन के सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि क्या, हम तो समझ रहे थे कि तुम शिंगजी से शादी करना चाहती हो। साइड पे हिला के ये फिर अपने डैड को बताने लगता है कि आप खुद ही तो चाहते हैं कि बहुत जल्दी शिंगी घर वापस आ जाए। उसे मिस क्या करते हैं ना, तो हम इसके थ्रू ही, इनके सुनियान के थ्रू ही उसे घर पे ला सकते हैं। ये सुन के अब डैड भी मन ही मन में खुश हो रहे होते हैं, और वो सुनियान से कह देते हैं कि ठीक है, हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं है कि तुम शिंगी से शादी करो या ना करो, लेकिन हमारी एक ये कंडीशन है कि तुम्हें उसे हर हाल में घर वापस लाना ही होगा। ये तो मान गई थी कि ठीक है। डैड से भी पूछने लगी थी कि वैसे मैंने आपको तो निराश किया होगा ना कि मैं शिंगी को पसंद करने लगी हूँ। डैड को तो कोई भी ऐतराज़ नहीं था, वो तो पहले ही शिंगी को जानते थे। जब वो छोटा होता था तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट एंड इनोसेंट था। असल में वो अपने डैड से इस बात की वजह से नाराज़ होता है कि वो उन पे ही ब्लेम करता था कि उसकी मॉम की डेथ सिर्फ और सिर्फ डैड की वजह से ही हुई है, लेकिन एक्चुअली में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। उसकी मॉम डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और यही सोचती थी जैसे कि उनके हस्बैंड उन्हें चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। में तो वो अपने काम की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते थे। अब ये सारी बात तो डैड ने अपनी बेटी को बता दी होती है, यार वो भी कह देती है कि कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ ही शिंगी को क्लियर कर दूंगी, बस एक दफ़ा वो माने तो सही। नेक्स्ट ही फ्लावर्स लेके उसके पास ही पहुंच आई होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो कि मैं यूँ अचानक ही घर छोड़ के जाने का ही मैंने डिसाइड कर लिया था। ये तो उसे कह देते हैं कि मैं तुमसे इस बात के लिए नाराज़ नहीं हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो। मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि तुम मिस्टर लाओ की बेटी हो, लेकिन शायद कि तुम एक पर्सन को भूल रही हो जिसके बारे में कि तुम्हें हर हाल में याद करना है। अब जब तुम्हें उसकी याद आ जाएगी तो ज़रूर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ये कहता वो तो वहाँ से चलता बनता है। अब ये सोच रही होती है कि अभी अभी क्या बात करके क्या, कौन सा पर्सन, और मैंने किसे याद करना है। आज तक मैं किसी ऐसे पर्सन से तो नहीं मिली हूँ। और वो तो यही चाहता था कि ये उसे पहचान ले कि वो जो बचपन में एक छोटा लड़का ऐसा मिला था जिसके साथ इसकी फ्रेंडशिप हुई थी, वो कोई और नहीं बल्कि यही था।
ये बार-बार शिंगी से मिलने की कोशिश तो करती है कि मुझे सारी बात का बताओ। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या बात है, तो मैं अब क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन आगे से एम्प्लॉई से रोक रहा होता है कि बॉस ने साफ मना किया है कि आपकी तो एंट्री इधर हो ही नहीं सकती है। लेकिन बाद में शिंगी को तो चिंता होती है कि पता नहीं मैं उसे याद आऊँगा भी सही कि नहीं आऊँगा। शिंजी को तो हर हाल में जवाब चाहिए होता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। ये कह देती है कि देखो मैं शादी पे बिलीव नहीं करती हूँ। वैसे भी शादी की वजह से ही बहुत सारे बाद में रिश्ते टूट भी जाते हैं, तो इसलिए ही ना बस अब से मेरा पीछा करना बंद कर दो। हाँ, अगर डेट कर सकते हो तो वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये कहते हुए फ़ौरन से ही साइड पे चली गई थी। अब जैसे ही शिंगी को पता चला था कि इसके भाई ने इसे झूठ बोला था। असल में सुनियान की शादी तो वो इसी से करवाना चाहते थे और इसने आके उसे झूठ बोला कि हमारे पेरेंट्स ने मेरी यार सुनियान की शादी ही फिक्स की है। वो अपने भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। अब भाई से समझाने की कोशिश करने लगा था कि मैं जानता हूँ कि आपको कब से उसी लिटिल सू की तलाश थी। फिर जब मुझे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि सुनियान है, तो मैंने खुद से ही प्लान बना लिया। और वैसे भी सुनियान तो तब आप तक अप्रोच हासिल करने की भी कोशिश कर रही थी। अगर आपको लिटिल सू मिल जाती तो आप कितने ज़्यादा खुश होते। कभी अपनी लाइफ में आपने इतना ज़्यादा हैप्पी मोमेंट एंजॉय नहीं किया है, तो इसी वजह से ही आपकी खुशी की खातिर ही मैंने आके आपसे झूठ बोला। अब वाकई में आप सुनियान को पसंद करते हैं कि नहीं करते, ये तो साफ मना कर देता है। अब इसे तो यही लग रहा था कि सुनियान की खातिर ये लोग मुझे घर वापस लाना चाहते हैं, इसलिए अपने भाई को साफ वार्न कर देता है कि आइंदा के बाद ऐसे कोई भी हरकत मत करना। सुनियान का तो यूज़ करने का कभी सोचना भी मत। मैं घर वापस नहीं आने वाला हूँ, डैड को भी इसके बारे में ज़रूर बता देना। दोनों फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट ड्रिंक करने के लिए आ गई होती हैं, जहाँ पे ये शिंगजी को लेकर परेशान होती है। वहीं पे इधर ही सोनियान का भी बुरा हाल होता है कि पता नहीं शिंगी मुझे कब मानेगा। यार मैं तो अब वाकई में उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं मान रहा है। उसकी नाराज़गी कब ख़त्म होगी। इसे रंग देख के फ़ौरन से ही कॉल मिला देती है उसे कि वो शिंगी खुद ही लेने के लिए आ जाएगा और इनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है खुद ही बात करके क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ से घर जाते जाते रास्ते में ही सुनियान सो गई होती है और सोते सोते शिंगी को ही मिस कर रही थी। यही कहती है कि मुझे कब माफ़ करोगे। आज ये सब कुछ सुन के शिंगी तो स्माइल कर रहा होता है कि बस एक दफ़ा ये याद कर ले कि मैं कौन हूँ, उसके बाद ज़रूर मैं इसे माफ़ कर दूंगा। अगले दिन इसकी आंख शिंगी के घर पे ही खुलती है। अब उससे बात करने के लिए जैसे उसके रूम में आती है, वो तो वहाँ पे नहीं होता, लेकिन हाँ उसकी फ़ोटो इसने ज़रूर देख ली थी, जिसे कि देखने के बाद ही याद करती है कि वो बचपन में जो वो मुझे एक मासूम सा लड़का मिला था, जिसके साथ के मेरी फ्रेंडशिप भी हुई थी और वो की चैन भी उसी ने ही दी थी। वो कोई और नहीं बल्कि शिंगी ही था। अच्छा, तो यही बात थी जो कि वो मुझे याद करवाना चाहता था। फाइनली इसे सब कुछ तो याद आ ही क्या होता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि शिंगजी को लेके लू अपने स्टूडियो ही पहुंच आई थी कि ये देखो मेरा ये लाइफस्टाइल, अगर इसके बाद भी मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। वो उसे अपनी असलियत के बारे में बताना चाहती थी कि ये ना हो के बाद में मुकर जाए और मुझसे ब्रेकअप कर लें, जैसे कि बाकी इसके बॉयफ्रेंड्स इसे छोड़ चुके थे। अब एक मेल मॉडल के क्लोज आने की कोशिश करती है। इस बात से तो शिंजी जेलिसी फील करने लगा था। ये तो कहती है कि यही मेरा लाइफस्टाइल है, अगर इसके बाद भी मेरे साथ रहना चाहते हो तो बिल्कुल रह सकते हो। अब इसने खुद भी उसे एक मेल मॉडल ही बना दिया था। अब ये जैसे ही फीमेल मॉडल के साथ ही फोटोशूट करवा रहा होता है, हालांकि ये सब कुछ करने के लिए खुद ही इसे लू ने कहा था। अब खुद ही जेलिस फील करके सब पे गुस्सा करने लगती है कि किसी को तो कुछ करना आता ही नहीं है। ये देख के अब शिंजी स्माइल करते हुए इसके पास आता है कि क्या तुम जेलिस फील कर रही थी, इसका मतलब है कि वाकई में तुम मुझे पसंद करने लगी हो, है ना। ऐसी ही बात है, बस मान नहीं रही हो कि हम सिर्फ डेट करेंगे वगैरह वगैरह। पहले खुद ही तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, अब अचानक पता नहीं क्या हो गया। मैंने सिर्फ शादी के लिए ही तो प्रपोज किया था, अब पता नहीं शादी करने के लिए मान क्यों नहीं रही हो। इसका जो शादी के पीछे एक पास्ट जुड़ा था, ये बस उससे शेयर नहीं करना चाहती थी। अब बस पुलिस से इग्नोर करती हुई वहाँ से साइड पे। यान को बार में जाने की इजाज़त नहीं थी, तो वो बाहर ही बैठ कर शिंगी के आने का वेट कर रही होती है। जैसे ही पहुंचता है तो फ़ौरन से उसके पास आके बताने लगी थी कि मुझे याद आ गया, अब वही छोटे लड़के हो ना जिसने कि मुझे ये की चेन दी थी। ये सुन के वो स्माइल करने लगा था। फाइनली ये दोनों तो एक हो ही गए होते हैं। दूसरी तरफ ही हमें लू को दिखाया जाता है। आज जेलिसी की वजह से उसने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है, जिसके बाद के उसकी कंडीशन ख़राब। शिंजी तो उसे छोड़ के नहीं जाने वाला था, इसे फॉलो करते करते आगे होता है। पहले जहाँ पे कि लू ने उसे चेस किया था, अब उसकी बारी थी। अब हर मुमकिन कोशिश करता है इसे प्रोटेक्ट करने की। अब इस बात का तो इसे अंदाज़ा हो गया था कि वाकई में शिंजी एक रिलायबल पर्सन है। पहले इसने बहुत सारे धोखे खाए थे,
ये किसी भी बंदे पे अब विश्वास नहीं करना चाहती थी कि जिस तरह के वो इसका ख्याल रख रहा था, इसका ये गेस्चर इधर इसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। घर पे आके शिंगी अपनी मॉम के बारे में इसे बता रहा था। वैसे भी शिंजी इसका स्टेप ब्रदर होता है, इसके डैड ने दूसरी शादी की थी। यही कहता है कि मेरे डैड मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा ही अवॉइड किया करते थे, इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। उन्हें ये भी पता चला था कि वो उन्हें चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस मेरे डैड की वजह से ही मेरी मॉम की बाद में डेथ हो गई। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। ये सब कुछ याद करके बेचारा बहुत ज़्यादा इमोशनल पे हो जाता है। अब यही देख के वो फ़ौरन से कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी कि तुम मेरे कहने पे ही अपने घर वापस जाओ। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है तुम बिल्कुल वैसा कर सकते हो। मैं तो हमेशा ही अब तुम्हारा साथ दूँगी, कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूँगी। अगले दिन शिंजी सुनियान के पास आता है। लू के बारे में ही जानना चाहता था कि वैसे वो शादी क्यों नहीं करना चाहती है, कोई तो रीज़न होगा ही सही। मैंने तो पूछा है लेकिन वो मुझे नहीं बता रही है। अब ये उसे सारी स्टोरी का ही बताने लग गई थी कि कैसे लू के पेरेंट्स की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और बस ऐसे ही बाद में लड़ाई झगड़े स्टार्ट, और उसके डैड तो काफ़ी ज़्यादा ही न सिर्फ अपनी बेटी बल्कि अपनी वाइफ पे भी जुल्म किया करते थे। उनके बाद उनकी डिवोर्स हो गई और लोग को ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। इसी वजह से उसने फैसला कर लिया था कि ठीक है, डेट तो मैं कर लूँगी, रिलेशनशिप में भी आ जाऊँगी, लेकिन शादी करने का कभी नहीं सोचूंगी, क्योंकि बाद में बंदे बहुत ही चेंज हो जाते हैं। ये सुन के अब उसे भी थोड़ा बहुत दुख होने लगा था कि वो तो ये रीज़न था। वो बेचारी शादी से भाग रही थी। कोई नहीं है, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँगा, उसे शादी के लिए अब फोर्स नहीं करूँगा। नेक्स्ट ये अब फिर हमें मिस्टर खाओ को भी दिखाया जाता है, जो कि डैड को ही पूछने के लिए हॉस्पिटल आए थे। इनकी बातों से हमें अंदाज़ा होता है कि कैसे मिस्टर खाओ के बेटे ने बहुत ही बुरी हरकतें की थी ऑफिस में। इसी वजह से ही डैड ने उसे कंपनी से निकाल दिया। मिस्टर खाओ को तो गुस्सा था कि मेरे बेटे के साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया, इवन कि इन्होंने उसके बेटे को अपनी गलत करतूतों की वजह से जेल भी भिजवा दिया था। वो बस इसी बात का ही बदला फिर मिस्टर लाव की ही फैमिली से लेना चाहते थे और इनकी कंपनी को भी हथियाना ही चाहते हैं, लेकिन डैड अपनी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकते थे। अब इनकी बातों से तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है, और जैसे ही वहाँ से जा रहा था तो अचानक ही सुनियान की भी नज़र पड़ जाती है। वो डैड से पूछने लगी थी कि कहीं मिस्टर खाओ आपसे कंपनी के हवाले से तो बात करने नहीं आए थे। डैड भी हैरान होते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो हमारी कंपनी हथियाना चाहते हैं। यार ये बता देती है कि मैंने भी उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मुझे तो पहले से ही शक है। और वैसे भी जो हमारी कंपनी में प्रोजेक्ट्स वगैरह फ्लॉप हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही किया धरा है। खैर डैड को ये भी कहती है कि वैसे जो शिंकी है वो घर वापस नहीं जाना चाहता है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि उसके थ्रू मैंने उनकी कंपनी के शेयर्स हासिल नहीं करने हैं, बल्कि मिस्टर सिंह को मैं खुद ही मना लूँगी। उनके सामने ऐसी कंडीशंस लेके जाऊँगी कि वो हमारी कंपनी के साथ ही कोऑपरेशन करने के लिए मान जाएंगे। क्या आपको सही है कि आपका दामाद शिंगी बने? ये सुन के डैड तो खुश हो जाते हैं। वो तो यही कह रहे होते हैं कि मेरी बेटी की जैसी मर्जी, तुम जैसा करोगी मेरी तो हाँ ही है। ये सुन के अब यहाँ पे उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है कि चलो शुक्र है मेरी फैमिली तो है ही सही ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत सोचने समझने के बाद ही शिंगजी लू के पास पहुंचा होता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, हम दोनों हमेशा रिलेशनशिप में ही रहेंगे। जब चाहे ब्रेकअप करना चाहो कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और कभी भी निराश नहीं करूँगा। क्या तुम मेरे साथ अब रहना चाहोगी? प्रॉमिस भी करता है कि सच में अब मैं तुम्हें शादी के लिए भी फोर्स नहीं करूँगा। ये सुन के अब लू खुश हो रही थी कि ठीक है, मुझे भी क्या एतराज़ हो सकता है। ये तो उसे अपने ही पेरेंट्स से अब मिलवाना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हमें सुनियान को ही दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर सिंह के पास ही अपना न्यू प्रपोजल लेके पहुंची होती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी और आपकी कंपनी दोनों ही सक्सेसफुल हो। अगर आप हमारे साथ कॉपरेशन कर लेंगे तो मुझे शिंगी को भी घर पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी ना। इतना बेस्ट प्रपोजल उसने इनके सामने रखा था, लेकिन डैड तो अभी भी मना कर रहे होते हैं कि नहीं, जब तक कि मेरा बेटा शिंगी, जिसे कि तुम घर वापस नहीं लेके आओगी, तब तक हमारी कंपनी तुम लोगों के साथ कॉपरेशन करने के लिए नहीं मानेगी। ये सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि ये क्या बात हुई, अब मैं शिंगी को ज़बरदस्ती कैसे लेके आऊँ। यहाँ से वापसी पे अचानक ही फिर सिंह जी की भी मुलाकात हो ही गई थी इनसे। वो तो अपनी मॉम से लू को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आया था कि यह है आपकी होने वाली बहू। अब इन दोनों को साथ में देख के ये तो फिर एक्सक्यूज़ करती हुई चली ही गई थी।
अब मॉम डैड को इससे मिलवाने के साथ साथ ये भी कह रहा होता है कि हम सारी ज़िंदगी डेट तो करेंगे लेकिन शादी नहीं। वो हर हाल में इसे सपोर्ट करने को तैयार था कि लू का जो फेयर है शादी करने वाला, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से ही वो मज़ीद दुखी हो जाए। खैर वो इसे पसंद तो करती ही थी और ना ये भी इसके बिना नहीं रह सकता था। डैड और मॉम को तो ये बात बहुत ज़्यादा ही अजीब लगती है कि ये क्या कह रहे हो तुम, क्या हमेशा डेट करोगे बट शादी नहीं, लेकिन एक ना एक दिन तो करनी ही है। वो तो साफ मना कर रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं शादी करेंगे। डैड के लिए तो ये बात बिल्कुल नहीं थी और वैसे भी आजकल उनकी तबीयत ख़राब ही रहती है, तो इस वजह से ही उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बदतर हो गई थी। अब मॉमी उन्हें कमरे में ही लेके जाने लगती हैं। अब ये बॉक्सिंग करते हुए जैसे ही शिंगी को देखती है तो याद करती है कि नहीं, अब चाहे मुझे शेयर्स मिलें या ना मिलें या कॉपरेशन हो या ना हो मिस्टर खाओ से मैं खुद ही निमट लूँगी, लेकिन इसे बिल्कुल भी ये फोर्स नहीं करूँगी कि वो अपने डैड के पास वापस चला जाए। वैसे भी उनके साथ इसका पास्ट जुड़ा हुआ है, इसकी मॉम की डेथ मिस्टर सिंह की वजह से ही हुई थी, तो मैं बस इसकी खुशी ही चाहती हूँ। जैसा ये करने को बोलेगा बिल्कुल वैसा ही करूँगी, इसे कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी। या पीछे से मोम से ही पूछ रहा होता है कि क्या डैड की पहले भी ऐसे ही हालत हो जाती है, तो मोम बता देती है कि हाँ उन्हें कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पे। खैर उनके मरने से पहले यही विश है कि उनका बेटा शिंगी घर वापस आ जाए। इन दोनों बाप बेटे के बीच तो मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। वो समझते हैं कि शायद मेरी वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई थी और डैड की वजह से, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसके डैड ने कभी भी उसकी मॉम को चीट नहीं किया। अब तुम ही शिंगी को वापस घर ला सकते हो, और वैसे भी लू भी तो सुनियान की फ्रेंड है ना, तो तुम दोनों मिलकर उससे बात करना। ये अपने डैड को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान था, तो लू इसे तसल्ली देती है कि डोंट वरी, हम मिलकर ही सुनियान से बात करेंगे, वो ज़रूर शिंगी को मना लेगी। वैसे भी डैड की जब इलनेस का बताएंगे ना तो कभी भी मना नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट ही सुनियान को मिलने के लिए बुलाते हैं। जो भी बात थी सारी उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये भी कहते हैं कि अब शिंगी को खुद ही तुम मना सकती हो। ये तो यही कह रही होती है कि वो कभी भी नहीं मानेगा, ना ही मैं उसे फोर्स करने वाली हूँ। अब फिर सिंह जी कह देता है कि देखो डैड लास्ट स्टेज पे हैं कैंसर की, वो मरने वाले, अगर उनकी कंडीशन बेहतर होती तो कभी भी हम शिंगी को फोर्स करते ही ना, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी उनके डैड को भी रिग्रेट है कि उन्होंने अपने बेटे को बहुत ही निगलेक्ट किया। अब सिंह जी बार बार कह रहा होता है कि देखो प्लीज़ मेरे डैड की वजह से शिंगी को मनाओ ना। और वैसे भी उनकी तो यही आखिरी विश है कि सारी फैमिली मिल के ही रहे। डैड अपने बेटे से मिलने के लिए आते तो हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि जाके शिंगी से मिले, बाहर ही खड़े खड़े। अब जैसे ही सुनियान देखती है तो वो उन्हें अंदर आने ही को ही बोलने लगी थी कि आप नहीं ये जानना चाहते हैं कि आपका बेटा इतने अरसे कहाँ पे रहा है। ये भी फ़ौरन से पहुंच आए थे। इसे भी अफसोस था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कहती है कि अगर आपने शिंगी को बता दिया तो वो ज़रूर कर वापस आ जाएगा, अपनी इलनेस के बारे में बता तो देना चाहिए आपको। शिंगी जो कि घर से बाहर था, जैसे ही पहुंचता है तो वो अपने डैड को वहाँ से चले जाने को ही बोल रहा था कि मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये बाद में उसे बताती है कि तुम्हारे डैड को कैंसर है, बहुत जल्दी मर जाएंगे, वैसे भी उनकी लास्ट स्टेज है, वो आखिरी दफ़ा तुम्हारे साथ ही मिलकर रहना चाहते हैं, कि तुम उनकी ये विश पूरी नहीं करोगे। फिलहाल तो उसे कह देता है कि इन सारी बातों को छोड़ो, चलो मिलके हम खाना खाते हैं। ऊपर ऊपर से तो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके डैड बीमार हैं कि नहीं है, लेकिन अंदर अंदर से दुखी तो लग रहा था। अब चाहे जो भी हो जाए, इसकी जितनी भी उनसे नफरत करता हो, लेकिन डैड को लेके फिक्रमंद तो होते ही है। अब इसका फ्रेंड आके पूछता है, जिसे कि सारी बात का ही पता होता है, सो क्या तुमने घर वापस जाने का फैसला कर लिया। ये कह रहा होता है कि नहीं, ठीक है माना कि वो मेरे डैड हैं और बीमार भी हैं, लेकिन अपनी मॉम का वो आखिरी चेहरा मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, जो कि डैड की वजह से ही वो डिप्रेशन में ही मर गई। तो मैं कभी भी इस बात के लिए उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। नेक्स्ट से कॉल आती है कि मिस्टर सिंह की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये शिंगी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच ही आई थी। अब जैसे ही डैड देखते हैं कि मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए आया, तो वो मन ही मन में काफ़ी खुश भी हो रहे थे। बाकी फैमिली तो बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे सुनियान को मॉम के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअली में डैड इतने ज़्यादा बीमार नहीं थे, शिंगी ने झूठ ही बोला था कि हो सकता है कि इसी बहाने से शिंगी आके उनसे बात करेगा। शिंगी तो इधर से जानना चाहता था कि आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है, जैसे कि आप बहुत ही मरने वाले हैं। डैड कह देते हैं कि देखो प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें सारी बात का बताता हूँ, मैंने कभी भी तुम्हारी मॉम को चीट नहीं किया। लेकिन ये नहीं मानने वाला था। ये भी कह देता है कि आप ये सपने छोड़ना क्यों नहीं बंद कर देते हैं, मैं कभी भी घर वापस नहीं आऊँगा। यही कह के फ़ौरन से ही बाहर निकलता है। अब तभी मॉम इससे बात करने के लिए आती है। अब फ़ौरन से सुनियान साइड पे चली गई थी। मॉम यही कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे साथ मिलकर चीट किया और तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद ही मेरी मुलाकात तुम्हारे डैड से हुई थी।
उसके बाद ही मुझे ही फर्स्ट साइट उनसे लव हुआ था। मैंने खुद ही फ़ोर्स किया था कि वो मुझसे शादी कर लें। हालाँकि वो लव तुमसे ही बहुत ज़्यादा करते थे। हमेशा ही तुम्हारी चिंता करते रहते थे, लेकिन कभी ही तुमने उनसे अच्छे से बात की ही नहीं। मॉम की डेथ के बाद ही तुम तो वो घर भी छोड़ के चले गए। हमेशा ही वो तुम्हें याद करते आए हैं कि कब उनका बेटा घर वापस आएगा। ये सब कुछ जानने के बाद ही से एक बड़ा धचका लगता है कि क्या सच में ऐसी ही बात है, डैड ने मॉम को चीट नहीं किया था। लेकिन फिर भी डिप्रेशन में तो वो उसी की वजह से ही गई थी। इसे इतना ज़्यादा अपसेट देख के ऊपर से ही सोनिया आके से हक कर लेती है कि डोंट वरी। अब घर पे पहुंचने के बाद ही इससे पूछ रही थी कि सो क्या तुमने घर वापस जाने का फैसला किया कि नहीं। खैर चाहे तुम जो भी करोगे ना, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। वो तो कह देता है कि हाँ मेरे पास तुम, मुझे इसके अलावा और क्या चाहिए। असिस्टेंट कह रहा होता है कि जल्दी सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है और तभी डिसाइड किया जाएगा कि चेयरमैन कौन बनता है। अभी भी आपके डैड ठीक नहीं हुए हैं। अब क्या करें, आपको मिस्टर सिंह के साथ कोऑपरेशन करनी है। अगर ना की तो आपके हाथों से ये चेयरमैन की सीट जा सकती है। अब फिर हमें शिंगी को ही दिखाया जाता है जो कि डैड की कंडीशन का पता करने के लिए हॉस्पिटल आ गया था। उन्हें यही कह रहा होता है कि ठीक है, मैं आपकी कंपनी को संभालने के लिए तैयार हूँ आपकी जगह पे। मेरा भाई जो मर्ज़ी करना चाहता है कर ले, लेकिन घर तो मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा। ये सुन के हम डैड तो इसी बात से ही खुश हो जाते हैं। खैर यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसने एक्चुअली में अपने डैड को माफ़ कर ही दिया था। अब फिर वो शेयर्स वगैरह भी इसी की बदौलत थी। यहाँ पे तो सुनियान को मिल गए होते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रहे थे। फाइनली इनकी मीटिंग का दिन आ गया था। अब इधर ये साहब तो बहुत ही सेटिस्फाई लग रहे थे कि अब तो पक्का पक्का चेयरमैन की सीट मैं संभालूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्होंने ख़रीद लिया था कि वो वोटिंग मेरे हक में ही देंगे। अब इनके जो भी सीक्रेट वगैरह थे वो तो सबके सामने ही सुनियान ने एक्सपोज कर दिए थे कि ये देखो कैसे हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को दिलवाते रहे हैं, और मेरे पास तो विटनेस भी मौजूद है। क्या आप लोग अभी भी इन्हें ही वोटिंग करोगे कि यही सारी चेयरमैन की सीट संभालें। अब ऊपर से तभी हमारे हीरो की भी एंट्री हो ही गई थी। यहाँ पे मिस्टर खाओ को तो बहुत ही बड़ा धचका लगता है कि क्या इन लोगों ने आपस में कोऑपरेशन कर लिया है, और इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पता चला है। मुझे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करवा लेता, उसे जो अंदर हो रहा था उसके बारे में कभी भी खबर हुई ही नहीं। अब चूंकि ज़्यादा सारे वोट तो हमारी क्यूट सी हीरोइन के हक में ही गए होते हैं। अब यही चेयरवुमेन बनने वाली थी अपनी ही कंपनी की। ये सब कुछ देख के मिस्टर खाओ से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। वैसे भी उन्होंने जो आज तक किया था उन पे के किराए पे पानी ही फिर गया। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ वेस्ट गया। अब वो गुस्सा करते हुए कंपनी छोड़ कर ही वहाँ से चलते बनते हैं। अब नेक्स्ट ही इसने शिंगी से शादी करने का भी फैसला कर लिया था। मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जैसे ही ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं तो इनके पीछे पीछे शिंजी और लू भी पहुंच आए होते हैं। इन दोनों को साथ में खुश देख के फाइनली लू ने भी अब शादी करने का फैसला कर ही लिया था, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा अच्छा पार्टनर मिला था तो वो कैसे ना मानती। वो इसका इतना ज़्यादा ख्याल जो रखता था। ये दोनों भी उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हुए ऑफिस में ही चले जाते हैं। सुनियान तो फ़ौरन से ही डैड को आके अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है कि ये देखे मैंने आपकी कंडीशन पूरी कर दी, अब आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। वो तो पहले ही अपनी कंपनी तो अपनी बेटी के नाम ही करने वाले थे। एक्चुअली में ये कभी भी लव के चक्कर में नहीं पड़ी थी, हमेशा शादी से भागती थी, काम ही करती रहती थी। सो इसी बहाने से उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर ये शादी करेगी तभी ये कंपनी उसे दी जाएगी। अब फाइनली इसे अपना लव पार्टनर मिल गया था, तो डैड को भी क्या एतराज़ हो सकता था। वो तो फ़ौरन से ही डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देते हैं। ये खुशी खुशी से ही बाहर आती है, जहाँ पे कि पहले ही शिंगी इसके आने का वेट कर रहा था। उसी की वजह से ही इसका अपनी ही कंपनी में प्रेसिडेंट बनने का ड्रीम पूरा हुआ था। दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे होते हैं। इनके इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।